द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अमिताभ आनंद और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सीधा आपकी जेब, आपकी रसोई और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। आज का एडिटोरियल हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव की ओर ले जा रहा है। भारत महंगाई को नापने के अपने दशकों पुराने यानी कि उसका आधार वर्ष जो है 2012 है को अब अलविदा कहने वाला है। जी हाँ, दिसंबर 2025 के खुदरा महंगाई के आंकड़े इस पुराने फार्मूले की आखिरी कड़ी थी। आप सोच रहे होंगे कि महंगाई तो घट रही है। सरकारी आंकड़ों में दिसंबर में यह 1.33% थी, लेकिन क्या आपको सच में ऐसा महसूस होता है? एडिटोरियल साफ कह रहा है, बट इट डज नॉट फील दैट वे। हमारी धारणा और असलियत में बहुत बड़ा अंतर है। आरबीआई के सर्वे बताते हैं कि लोग 6.6% की महंगाई महसूस कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? जवाब है हमारा पुराना सीपीआई डेटा सेट। 2012 के उपभोग पैटर्न पर आधारित यह वेटेज आज के भारत को नहीं दर्शाते। हम दाल चावल से स्मार्टफोन और इंटरनेट तक आ गए हैं, लेकिन हमारा महंगाई का मीटर वहीं रुका हुआ था। लेकिन अब इंतजार खत्म। 12 फरवरी को सरकार जनवरी 2026 के लिए नए सीपीआई डेटा जारी करेगी, जिसका आधार वर्ष 2024 होगा और जिसमें आज की ज़रूरतों के हिसाब से नए वेटेज होंगे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये एक बदलता भारत है। तो क्या ये बदलाव महंगाई की सही तस्वीर दिखा पाएगा? क्या इससे हमारी नीतियां और बेहतर बनेंगी? इन सभी सवालों के जवाब और इस पूरे एडिटोरियल का लाइन बाय लाइन विश्लेषण ग्रामर के साथ आपको मिलेगा इस वीडियो में। जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ डेटा नहीं, यह देश के आर्थिक भविष्य का खाका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का गहरा विश्लेषण। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका तो आपने जैसे मूविंग ऑन मतलब कि अब जो है 2012 को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि 2024 जो है वो आपका बेस ईयर होने जा रहा है और उसी के आधार पर सारा पैमाना तय करेंगे। तो इसके पहले जो है हम लोग वर्ड्स देख लेते हैं। चलिए वर्ड्स की तरफ। इन्फ्लेशन तो जानते ही हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है हिंदी में मुद्रास्फीति, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में वृद्धि की दर, जिससे क्रय शक्ति में कमी आती है। ठीक है, इसको आप महंगाई दर भी बोल सकते हैं। एंड साइनो हो जाएगा प्राइस राइज, प्राइस इंक्रीज, कॉस्ट पुश या एस्केलेशन। इसका जो है एंटो डिफ्लेशन, प्राइस फॉल, डिसइन्फ्लेशन या फिर प्राइस स्टेबिलिटी। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नो अगला शब्द है, ये भी आपको जानना जरूरी है। ये एक स्टेटिस्टिकल मेजर होता है जो पता लगाता है या ट्रैक्स द एवरेज चेंज ओवर टाइम। समय समय पर जो चेंज आता है उसको ट्रैक करता है ये इन द प्राइसेस में, पेड बाय अर्बन एंड रूरल कंज्यूमर्स फॉर अ मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। हिंदी में देख लीजिए, इसको सीपीआई ही पढ़ेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है, लेकिन सीपीआई पढ़िए, अच्छा लगेगा ये देखने सुनने में। शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा, यानी कि शहरी भी और ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग यानी कि कंज्यूम की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं दोनों की एक टोकरी की कीमतों में, टोकरी मतलब यहाँ पर एक सेट हो गया कि कीमतों में समय के साथ औसत परिवर्तन को ट्रैक करने वाला सांख्यिकीय माप, जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई। इसका साइनो हो जाएगा रिटेल इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या प्राइस इंडेक्स, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इंडेक्स। इसका एंटो हो जाएगा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर। चलिए नेक्स्ट, बेस ईयर क्या होता है? ये रेफरेंस ईयर भी कहते हैं इसको। ठीक है यानी कि सूचकांक, जैसे सीपीआई के लिए चुना गया संदर्भ वर्ष। ठीक है, यानी कि रेफरेंस ईयर, जहां सूचकांक मूल्य
100 निर्धारित होता है और उसके बाद के परिवर्तन इसी के सापेक्ष मापे जाते हैं। वेयर द इंडेक्स वैल्यू इज सेट टू 100, इंडेक्स वैल्यू को 100 में सेट किया जाता है और बाद पे जो चेंजेस होता है उसको इसी से उसके सापेक्ष में मापा जाता है। तो इसको रेफरेंस ईयर या बेंचमार्क ईयर या ओरिजिन ईयर या स्टार्टिंग पीरियड भी कह सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा करंट ईयर, रिपोर्टिंग ईयर, लेटेस्ट पीरियड या टर्मिनल ईयर। ठीक है। वेटेज, जो आपको वेटेज ही कहिए, इसको हालांकि इसको हिंदी में भारांक या भारांक कहते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा आप वेटेज कहिए। द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोपोर्शन असाइन टू डिफरेंट आइटम्स और कैटेगरीज इन द सीपीआई बास्केट बेस्ड ऑन कंजम्पशन पैटर्न, जैसे सब्जी वगैरह का, फल वगैरह का, जैसे और सब जो है, तो अलग अलग चीज़ों का जो मतलब कि किसी सीपीआई में, किसी इंडेक्स में उसका जो वेटेज है उसी के अनुसार जो है हम उसको देखते हैं। इसको प्रोपोर्शंस कहते हैं, एलोकेशन कहते हैं, रिलेटिव इंपॉर्टेंस कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। शेयर्स बड़ा आसान शब्द है इसका। अनवेटेड, इसका एंटो हो जाएगा इक्वल वेटिंग या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस। आउटडेटेड का मतलब होता है अप्रचलित या पुराना पड़ चुका जो कोई चीज़ होता है। अप्रासंगिक भी कह सकते हैं। ऑब्सोलीट, इसका साइनो एंटिक्वेटेड हो गया, ओल्ड फैशन हो गया, सुपरसीडेड हो गया। ठीक है। इसका एंटो हो जाएगा अपडेटेड, मॉडर्न या करेंट या कंटेम्प्रेरी। एनेक्डोटल एविडेंस का मतलब व्यक्तिगत अनुभव कहिए इसको, या सुनी सुनाई बातों का जो है। ठीक है ना, यानी व्यक्तिगत अनुभवों या कहानियों या व्यक्तिगत खातों पर आधारित जानकारी, न कि व्यवस्थित डाटा पर। ये व्यवस्थित डाटा पर नहीं होता है। ठीक है ना, ये सुनी सुनाई होती है या फिर जो है आपकी अपनी अपनी जो अनुभव होती है उसकी, उस पर ये एनेक्डोटल एविडेंस होता है। इसका इनफॉर्मल एविडेंस कहिए, हेयरसे कहिए, या फिर पर्सनल टेस्टिमनी कहिए, एनेक्डोटल रिपोर्ट्स कहिए। इसका एंटो हो जाएगा एम्पिरिकल एविडेंस, स्टेटिस्टिकल डेटा, हार्ड फैक्ट्स या साइंटिफिक प्रूफ। नुएंसेस का मतलब होता है बारीकियां, सूक्ष्म भेद, सूक्ष्म अंतर। ठीक है ना, सटलिटीज, फाइन पॉइंट सेट्स। एंटो हो जाएगा ऑब्वियस एस्पेक्ट्स या फिर ब्रॉड स्ट्रोक्स। जनरलिटीज भी होगा इसका, ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा इसका एंटो, इंट्रिकेसीज जो है इसका साइनो हो जाएगा। ठीक है। परसिव्ड इन्फ्लेशन, यानी कि इसको क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन रेट एज फेल्ट और बिलीव्ड बाय हाउस होल्ड। इन्फ्लेशन रेट जो है यानी महंगाई दर जो आंकड़े में नहीं दिख रहा है, बल्कि आपको महसूस होता है कि सही में जो आंकड़े में, मान लीजिए आंकड़े में कह रहा है कि 2% है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं 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 ये 5% या 7% है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई दर है, तो उसको परसिव्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट एज फेल्ट और बिलीव्ड बाय हाउस होल्ड या पीपल ऑफन हायर देन ऑफिशियल फिगर्स ड्यू टू पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है ना, इसको फेल्ट इन्फ्लेशन कहते हैं, सब्जेक्टिव इन्फ्लेशन कहते हैं, हाउस होल्ड परसेप्शन कहते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस राइज कहते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा ऑफिशियल इन्फ्लेशन, मेजर्ड इन्फ्लेशन, स्टेटिस्टिकल इन्फ्लेशन या एक्चुअल रिपोर्टेड रेट। राइट। एग्रीगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंबाइन करना, सम अप करना या कलेक्ट करना। ठीक है ना, तो कॉन्सोलिडेट हो गया, कंपाइल हो गया, सम अप करना, कंबाइन हो गया इसका। डिसएग्रीगेट, इसका एंटो हो जाएगा सेपरेट हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक डाउन या फिर इंडिविजुअलाइज। कंजम्पशन पैटर्न्स जो होता है, यानी कि कैसे आप किसी चीज़ का कंज्यूम करते हैं, वो जो पैटर्न है आपका, द वेज इन विच पीपल स्पेंड मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच डिटरमाइन सीपीआई वेट्स। ठीक है, यानी कि उपभोग पैटर्न, लोग वस्तुओं और सेवाओं पर पैसा खर्च करने के तरीके जो सीपीआई वेटेज निर्धारित करते हैं। ठीक है ना, स्पेंडिंग हैबिट्स, एक्सपेंडिचर पैटर्न्स, बाइंग बिहेवियर या कंज्यूमर ट्रेंड्स। इसका एंटो हो जाएगा प्रोडक्शन पैटर्न, सेविंग पैटर्न्स, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर या नॉन कंजम्पशन। रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है वो ऐसा इन्फ्लेशन जिसको मापा जाता है कंज्यूमर या फिर रिटेल लेवल पर। वही चीज़ हुआ एक तरीके से, फोकसिंग ऑन प्राइसेस पेड बाय हाउस होल्ड और फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसको आप सीपीआई भी कह सकते हैं, कंज्यूमर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन या प्राइस इन्फ्लेशन एट रिटेल। होलसेल इन्फ्लेशन इसका उल्टा हो जाएगा, प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या फिर प्राइस डिक्लाइन। डाटा सेट जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन होता है रिलेटेड डाटा का। ठीक है ना, हेयर रेफरिंग टू द सीपीआई सीरीज एंड इट्स अंडरलाइंग प्राइसेस इंफॉर्मेशन, प्राइस इंफॉर्मेशन। तो डाटा सेट भी कह सकते हैं, तो कलेक्शन ऑफ डाटा कह सकते हैं, डेटाबेस कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी कह सकते हैं। आइसोलेटेड डाटा, इसका एंटो हो जाएगा सिंगल पॉइंट या नॉन एग्रीगेटेड इन्फो या फिर रॉ अनप्रोसेस्ड
इसका एंटो हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल क्यूरियोसिटी, इसका मतलब होता है ऐसी जिज्ञासा जो स्टैटिस्टिक्स से संबंधित हो, यानी कि स्टैटिस्टिकल ऑडिटी, न्यूमेरिकल एनोमली या फिर डाटा क्विक या ट्रिवियल स्टैटिस्टिक, इसका एंटो हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, मीनिंगफुल ट्रेंड, की इंसाइट या रेलिवेंट पैटर्न। ठीक है। 14 हार्ड डाटा जो होता है वो मतलब कि रिलायबल होता है, मेजरेबल होता है, फैक्चुअल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जिसको आप नाप सकते हैं, जो विश्वसनीय भी होता है। ठीक है ना। ऐसे को हार्ड डाटा कहते हैं, डेटा कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव डाटा कह सकते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस, फैक्चुअल स्टेटिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव नंबर्स। इसका सॉफ्ट डाटा सब्जेक्टिव इन्फो कह सकते हैं, ओपिनियंस कह सकते हैं, एनेक्डोटल रिपोर्ट्स कह सकते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन मतलब स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड, परिवारों के द्वारा या घरेलू जो खर्च होते हैं या इंडिविजुअल्स के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको प्राइवेट कंजम्पशन कहते हैं। तो हाउस होल्ड स्पेंडिंग, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, पर्सनल कंजम्पशन। ठीक है। और इसका जो है फाइनल कंजम्पशन भी इसका गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, इसका एंटो इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गया, पब्लिक कंजम्पशन हो गया। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो होता है, व्हाट पीपल और हाउस होल्ड एंटिसिपेट, वो बिल्कुल उसी की तरह है, एनेक्डोटल रिपोर्ट्स की तरह। तो मुद्रास्फीति अपेक्षाएं, लोग या घराने भविष्य में मुद्रास्फीति क्या होने की उम्मीद करते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, एंटिसिपेटेड प्राइस राइज या परसिव्ड फ्यूचर इन्फ्लेशन या फोरकास्ट इन्फ्लेशन। इसका एंटो हो जाएगा एक्चुअल इन्फ्लेशन, रियलाइज्ड इन्फ्लेशन, पास्ट इन्फ्लेशन या मेजर्ड रेट। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो होता है वो देखिए क्या होता है। थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगेगा क्योंकि पूरी तरह से इकोनॉमी पर है, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए। हाउस होल्ड मतलब परिवार यानी घरेलू। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्च, कंजम्पशन मतलब जो उपभोग करते हैं। ठीक है ना। तो अ गवर्नमेंट सर्वे दैट कलेक्ट्स डाटा ऑन हाउस होल्ड स्पेंडिंग टू अपडेट सीपीआई वेट्स। ठीक है ना। ताकि सीपीआई वेट्स को जो है या वेटेज को जो है अपडेट किया जा सके, तो इसको आप कह सकते हैं फैमिली स्पेंडिंग सर्वे या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे या हाउस होल्ड बजट सर्वे या NSSO कंजम्पशन सर्वे। इसका एंटो हो जाएगा प्रोडक्शन सर्वे, इनकम सर्वे, इन्वेस्टमेंट सर्वे, कॉरपोरेट एक्सपेंडिचर सर्वे। ठीक है। सब सेक्टर्स जो होता है स्मॉलर कैटेगरीज होता है या फिर कंपोनेंट्स होता है विद इन द सीपीआई बास्केट, यानी कि एक सीपीआई बास्केट में जो है छोटे छोटे जो कैटेगरीज होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं उसको सब सेक्टर्स कहते हैं। ठीक है। सब कैटेगरीज कह सकते हैं, डिवीजन कह सकते हैं, सेगमेंट्स कह सकते हैं, कंपोनेंट्स कह सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा मेजर सेक्टर्स, एग्रीगेट्स या फिर ओवरऑल इंडेक्स या ब्रॉड ग्रुप्स। सब्सिडीज जो होता है वो आपको क्या होता है, वो होता है सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की लागत कम करने के लिए वित्तीय सहायता, उसको सब्सिडी कहते हैं। तो ग्रांट्स, अलाउंसेस, एड या फिर प्राइस सपोर्ट्स। इसका एंटो टैक्सेस, सरचार्जेस, लेवीज या फुल मार्केट प्राइस। ओके, एंटो हो जाएगा इसका। पॉलिसी मेकर्स मतलब होता है नीति निर्धारक या नीति निर्माता, डिसीजन मेकर्स कह सकते हैं आप, ऑथोरिटीज कह सकते हैं, रेगुलेटर्स, इकोनॉमिक प्लानर्स कह सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा जनरल पब्लिक, सामान्य लोग जो हैं, कंज्यूमर्स हो गया, नॉन डिसीजन मेकर्स हो गया, प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है। नेशनल स्टेटिस्टिक्स मतलब होता है कंट्री वाइड, मतलब देशव्यापी जो एकत्रित जो डेटा होता है उसको नेशनल स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। एग्रीगेट स्टेटिस्टिक्स, मैक्रो डाटा या फिर ऑफिशियल नेशनल फिगर्स कहते हैं। इसका एंटो हो जाएगा रीजनल डाटा, लोकल स्टेटिस्टिक्स, माइक्रो लेवल इन्फो या फिर डिसएग्रीगेटेड। डाइवर्स कंट्री का मतलब होता है मतलब ऐसा जो विविध देश हैं, जैसे कि भारत हमारा है। हिट्रोजेनियस कह सकते हैं, इसका एंटो होमोजेनियस कह सकते हैं, इसका और भी नेशन है, मतलब और भी ये है साइनो। वेरिड इकोनॉमी कह सकते हैं, मल्टी रीजनल कंट्री कह सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा यूनिफॉर्म नेशन या सिंगल पैटर्न इकोनॉमी। मैथडोलॉजिकल अपग्रेड्स जो होता है वो क्या होता है, इम्प्रूवमेंट्स इन हाउ डाटा इज कलेक्टेड और कैलकुलेटेड इन द न्यू सीपीआई सीरीज, यानी कि नया सीपीआई सीरीज में जो डाटा को कैसे कलेक्ट या कैलकुलेट किया जाता है उसमें सुधार। ठीक है। तो प्रोसीजरल इंप्रूवमेंट्स या फिर कैलकुलेशन इन्हांसमेंट, रिवाइज्ड मेथड्स। इसका एंटो हो जाएगा आउटडेटेड मेथड्स, ऑल टेक्निक्स, अनचेंज्ड अप्रोच या लिगेसी सिस्टम। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन रेट को कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है। तो
ओवरऑल इन्फ्लेशन, टोटल सीपीआई या फिर कंबाइंड इन्फ्लेशन रेट, इसका एंटो हो जाएगा कोर इन्फ्लेशन, अंडरलाइंग इन्फ्लेशन या स्ट्रिप्ट इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जो होता है इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग वोलेटाइल फूड एंड एनर्जी, यानी कि फूड और एनर्जी को हटाकर जो इन्फ्लेशन होता है उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अंडरलाइंग इन्फ्लेशन या फिर नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन कह सकते हैं, यानी कि फूड भी नहीं होना चाहिए और फ्यूल भी नहीं होना चाहिए उसमें, तो वो इन्फ्लेशन या ट्रिम्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन इसका जो है एंटो हो जाएगा, वोलेटाइल इन्फ्लेशन या फिर फूड फ्यूल इन्फ्लेशन हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि आपका क्या कहेंगे आप, जो मुद्रा से संबंधित जो नीति बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा, तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी कह सकते हैं, सेंट्रल बैंक पॉलिसी कह सकते हैं, मनी पॉलिसी कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी इसका उल्टा हो जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इसका उल्टा हो जाएगा, टैक्स पॉलिसी इसका उल्टा हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो जानते ही हैं कुछ इसको, लेकिन जानिए कि इसको सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, अपेक्स बैंक भी कहते हैं, मॉनेटरी अथॉरिटी भी कहते हैं, और इसका एंटो कमर्शियल बैंक, प्राइवेट लेंडर, स्टेट गवर्नमेंट बैंक। एडवांस एस्टिमेट का मतलब होता है अग्रिम अनुमान, जिसको प्रिलिमिनरी फोरकास्ट कर सकते हैं, अर्ली प्रोजेक्शन कर सकते हैं, इनिशियल एस्टिमेट्स कर सकते हैं। इसका फाइनल फिगर्स इसका एंटो हो जाएगा एक्चुअल डाटा या फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, संशोधित अनुमान जो है, कंफर्म्ड नंबर्स इसको कह सकते हैं आप एंटो में। एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड, कोई चीज़ को जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है ना, उसी तरह एक्सेलरेशन वही चीज़ है। तो एक्सेलरेटर जो है वो आपको नाउन है, एक्सेलरेशन भी नाउन है, लेकिन दोनों का अलग अलग जगह यूज़ है। एक्सेलरेट जो है वर्ब है, तो इसका जो मतलब हो गया स्पीड अप, एस्केलेशन या क्विकनिंग या इंटेंसिफिकेशन, इसका एंटो हो जाएगा डेसेलरेशन, स्लो डाउन या फिर ईजिंग या मॉडरेशन। चलिए चलते हैं वापस एडिटोरियल की तरफ। तो कह रहा है कि इसका सब लाइन क्या है, सब हेडलाइन, इंडिया इज गेटिंग रीड ऑफ। गेटिंग रीड ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, तो यानी कि एलिमिनेट करना, एक तरीके से रिप्लेस करना, एक तरीके से अनआउटडेटेड, एक पुराना पड़ गया जो डेटा सेट है इन्फ्लेशन को मापने के लिए, जो एक डेटा सेट हुआ है 2012 का, उसको जो है ना, उससे इंडिया जो है वो उसको रिप्लेस कर रही है, उससे छुटकारा पा रही है। ठीक है। The retail inflation figure for December 2025 is the final installment of the current series of the consumer price index. ठीक है, consumer price with a base year of 2012 before it is updated to a new base year and with new weightages. तो इसमें आपको समझ में आया क्या क्या जो कहा जा रहा है। एक तो इंस्टॉलमेंट का मतलब जो है ना, ये किस्त मत समझिए, ये इंस्टॉलमेंट जो देते हैं, या इंस्टॉलमेंट का मतलब कहीं स्थापित करना भी नहीं है। इंस्टॉलमेंट का मतलब एक लास्ट कड़ी जिसको कह सकते हैं आप, मतलब यहाँ फाइनल मतलब लास्ट, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो लाइन है ना, ये इतना बड़ा रिटेल इन्फ्लेशन फिगर फॉर दिसंबर 2025 इज द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ करंट सीरीज ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विद अ बेस ईयर ऑफ 2012। तो ये जो इस लाइन का जो मतलब है कि दिसंबर 2025 के जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वे पुराने तरीके से मापे गए, यानी कि 2012 के फॉर्मूले से मापे गए आखिरी आंकड़े हैं। वही बोल रहा है, ये फाइनल इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, ये आखिरी आंकड़े हैं भैया, ये आखिरी कड़ी है इसका करंट सीरीज ऑफ द सीपीआई का। ठीक है, तो इसके बाद सरकार महंगाई नापने का तरीका बदल देगी, समझ गए ना। बिफोर इट इज़ अपडेटेड, इससे पहले कि ये अपडेट कर दिया जाए टू अ न्यू बेस ईयर, एक नया बेस ईयर जो कि 2024 का होगा। ठीक है ना, एंड विथ न्यू वेटेज, इसमें नए वेटेज भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद सरकार जो है महंगाई नापने का तरीका बदल देगी। अब नए साल यानी कि जनवरी 2026 से महंगाई की गणना एक नए आधार वर्ष यानी कि 2024 और लोगों के खर्च करने के नए तौर तरीकों के हिसाब से की जाएगी। वही तौर तरीके जो है ना, उसी को वेटेज कहते हैं। तो इसमें आपने फाइनल इंस्टॉलमेंट का मतलब समझिए, उसको अंतिम कड़ी। जैसे आप किसी टीवी का सीरियल वगैरह देखते हैं तो उसका आखिरी एपिसोड होता है ना, तो वैसे ही 2012 वाले जो पुराने फॉर्मूले का ये आखिरी डेटा है। अब इसके आगे इस पुराने तरीके से आंकड़े नहीं आएंगे। और बेस ईयर 2012 जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जिसको हिंदी में आधार वर्ष कहते हैं, महंगाई मापने के लिए हम आज की कीमतों की तुलना किसी पिछले साल की कीमतों से करते हैं। ठीक है,
अभी तक हम 2025 की कीमतों की तुलना 2012 की कीमतों से कर रहे थे, याद रखिएगा। अभी तक जो है ना, हम 2025 की जो भी कीमत है उसकी तुलना 2012 की कीमतों से कर रहे थे। इसे आधार वर्ष कहते हैं। लेकिन 13 साल में दुनिया बदल गई है, इसलिए 2012 अब एक पुराना पैमाना हो गया है। और ये जो आप न्यू वेटेज देख रहे हैं यहाँ पर, इसका भी मतलब समझिए। इसका मतलब है आपकी जेब से होने वाले कुल खर्च में किस चीज का कितना हिस्सा है। ठीक है, मान लीजिए 2012 में जब शायद लोग जो हैं मोबाइल डेटा या फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर कम खर्च करते थे और मिट्टी के तेल या लैंडलाइन फ़ोन पर ज़्यादा। लेकिन अब 2025 में क्या हो रहा है कि लोग इंटरनेट, गैजेट्स और बाहर खाने पर ज़्यादा खर्च करते हैं। तो न्यू वेटेजेस का मतलब जो है, अब नए इंडेक्स में इन बदली हुई आदतों को जगह दी जाएगी। उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा जिन्हें लोग आज खरीदते हैं। तो भैया ये बदलाव क्यों हो रहा है? मान लीजिए आप आज की महंगाई को 2012 के चश्मे से देख रहे हैं। 2012 में स्मार्टफोन या हाई स्पीड इंटरनेट आम आदमी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज है। अगर इंडेक्स में इन चीज़ों को सही महत्व नहीं दिया जाएगा तो महंगाई का आंकड़ा असली तस्वीर नहीं दिखा पाएगा। इसलिए सरकार पुराने सिस्टम को ख़त्म करके नया सिस्टम ला रही है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो समझिए इस बात को। तो ये रिटेल इन्फ्लेशन फिगर जो है दिसंबर का जो है वो लास्ट कड़ी है सीपीआई का, जिसका आधार वर्ष जो है 2012 है। इससे पहले कि इसको अपडेट कर दिया जाए नए बेस ईयर में, जिसमें एक नए वेटेज भी होंगे। समझ गए? द सीपीआई डाटा दिस ईयर, अब बोल रहा है इस साल का जो सीपीआई डाटा है ना, डेटा जो है हैव बीन पर्टिकुलरली यूजफुल, वो विशेष रूप से उपयोगी रहा है इन हाईलाइटिंग, उजागर करने में या उसको सामने लाने में, द प्रॉब्लम्स, उन समस्याओं को हाईलाइट करने में जिस विथ रिलाइंग ऑन ए डेटा सेट, जिसमें जो है ना एक डेटा सेट आपको बताएं, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो ये जो डेटा सेट पर जो निर्भरता है ना, उसको लेकर जो समस्या है उसको उजागर करने में ये काफ़ी उपयोगी रहा है। और यह डेटा सेट जो है, ये फिर यहाँ पर देखिए रिलेटिव क्लॉज है, दैट हैज़ नॉट बीन अपडेटेड, जिसको डेटा सेट को अभी तक अपडेट नहीं किया गया इन मोर देन अ डिकेड, यानी कि एक दशक में। दशक 10 साल का होता है ना। द इन्फ्लेशन फिगर फॉर दिसंबर 2025, अब बता रहा है कि ये इन्फ्लेशन फिगर जो है दिसंबर 2025 का वो कितना में था। बड़ा मजाकिया है यहाँ पर 1.33%, जबकि महंगाई आप खुद ही महसूस करते हैं कि कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है वो डाटा आपका जो है वो फिगर बताता है कि ये मात्र 1.33% ही था। द फैक्ट दैट, लेकिन जो वास्तविकता है, यह तथ्य यह है कि इट वॉज अ 3 month हाई, इट वॉज अ 3 month हाई is merely a statistical curiosity since it was also the third lowest since the current series began। अब देखिए क्या बोल रहा है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कुछ? ये बोल रहा है कि ये तथ्य है कि ये जो है 3 महीने के एक तो हाई बोल रहा है और फिर ये तीसरा सबसे कम है। अब इसको समझिए, ये जो तथ्य है, ठीक है, ये क्या है कि इट वॉज अ 3 month हाई। अब 3 month हाई कैसे आप इसको देख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। दिसंबर 2025 में महंगाई दर 1.33% थी। अगर हम इसकी तुलना पिछले 2 महीनों से करें, ठीक है, जिसको अक्टूबर नवंबर मान लीजिए कि है, तो यह उनसे थोड़ी ज़्यादा थी। ठीक है ना, पहले मान लीजिए 1.25 होगा या 1 होगा, तो उससे अब जो है 1.33 है, तो उससे कुछ ज़्यादा है। तो इसलिए इसे 3 महीने का हाई कहा गया। अब जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, थर्ड लो है सिंस द करंट सीरीज बिगिन। अगर करंट सीरीज जो है वो कब शुरू हुआ था? 2012 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो उसकी तुलना में कर रही है कि यानी कि 2012 से अब तक के सारे आंकड़ों की तुलना अगर की जाए तो पता चलता है कि ये पिछले 13 सालों में सबसे कम रही महंगाई दरों में से एक है। यानी यह बहुत ही मामूली महंगाई है। समझ गए?
तो इस एडिटोरियल का यह कहना चाह रहा है कि इसे 3 महीने का हाई कहना बस एक आंकड़ों का खेल या इत्तेफाक है। ठीक है, आंकड़ों का ये खेल या एक इत्तेफाक या आप जिज्ञासा कहिए इसको, जिसका कोई खास मतलब नहीं है। यह सुनकर ऐसा लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन असलियत में यह अभी भी अपने ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तरों के पास है। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा है ये? तो कहना चाह रहा है कि इसको फिर से हम आपको दिखाते हैं। इसको लाल लाल हटाइए अब। ये फैक्ट जो है, ये जो वास्तविकता, ये तथ्य है कि इट वाज अ 3 मंथ हाई। ये 3 मंथ मतलब आप अक्टूबर नवंबर को तुलना में देख लें 3 मंथ हाई। तो ये जो है इट वाज अ 3 मंथ हाई, ये पूरा तक यहाँ पर सब्जेक्ट है। इज इसका जो है आपका क्या है, ये इसका वर्ब है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो है ये आपका सब्जेक्ट है और इसका इज जो है वर्ब है, और ये क्लॉज है। क्लॉज का वर्ब ये है और ये पूरे सेंटेंस का वर्ब ये है। ठीक है ना, तो इज मेयरली ए स्टेटिस्टिकल क्यूरियोसिटी, ये केवल आंकड़ों का ही खेल है, यानी कि एक जिज्ञासापूर्ण तरीका है। सिंस, क्योंकि, ठीक है, इट वाज आल्सो द थर्ड लोएस्ट, क्योंकि ये सबसे कम, सबसे निचला स्तर था। सिंस द करेंट सीरीज यानी 2012 में जो शुरू हुआ था, वहाँ से जो है ये तीसरा सबसे कम था। ठीक है, तीसरा सबसे मतलब महंगाई बिल्कुल मामूली था। ठीक है ना। ओवरऑल इन द अप्रैल दिसंबर 2025 पीरियड, मतलब कुल मिलाकर कहिए तो अप्रैल से दिसंबर 2025 के अवधि में इन्फ्लेशन हैज़ एवरेज्ड। एवरेज को देखिए यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। एवरेज यानी कि औसतन कितना रहा, 1.7%, सब्सटेंशियली लोअर देन द 4.9% एवरेज इन द सेम पीरियड ऑफ 2024। ये कहीं ज़्यादा, समझ में, कहीं ज़्यादा कम रहा देन द 4.9% एवरेज, जो औसत 4.9% था, यानी कि लगभग 5% इन द सेम पीरियड ऑफ 2024, यानी कि 2024 में जो अप्रैल दिसंबर था, जो अवधि थी, उसमें महंगाई दर जो था वो 4.9% था एवरेज, और वहाँ से जो है अगर 1.7% देखते हैं तो बहुत ही कम था। बट इट डज नॉट फील दैट वे, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता है। एनेक्डोटल एविडेंस, यानी कि लोगों का या व्यक्तिगत जो एविडेंस है, यानी कि जो कहना है या उसका जो अपना साक्ष्य है, एंड हार्ड डाटा, और हार्ड डाटा जो है वो दिखाता है दैट द इन्फ्लेशन दैट पीपल आर रियली एक्सपीरियंसिंग, जो महंगाई जो है जिसको लोग सही में वास्तविक में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, इज़ फार हाइयर, वो कहीं ज़्यादा है देन व्हाट द ऑफिशियल डाटा शो, जो यहाँ व्हाट मतलब जो, तो जो ऑफिशियल डाटा आपको दिखाता है ना उससे कहीं ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द गवर्नमेंट्स ऑन फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स, गवर्नमेंट का खुद का ऑन मतलब खुद का फर्स्ट पहला एडवांस अग्रिम एस्टिमेट्स में अनुमान फॉर जीडीपी ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, पहला जो अग्रिम अनुमान जो है दिस ईयर, इस साल का शो, वो दिखाता है दैट इट एक्सपेक्ट्स, इट मतलब गवर्नमेंट को उम्मीद है कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है, ठीक है, वो उसमें जो वृद्धि होगी वो पिछले साल या दैन इट डिड लास्ट ईयर, यानी कि जितना ये पिछले साल हुआ था जितना वृद्धि, उससे धीमे होगी, उससे कम होगी। ठीक है, ग्रो स्लोअर। ठीक है, इफ़ इन्फ्लेशन हैड इंडीड ईज टू द डिग्री, अगर इन्फ्लेशन जो है यानी कि महंगाई जो है वो सच में या वास्तव में जो है इज मतलब कम हो जाना, टू द डिग्री, उस सीमा तक, दैट द ऑफिशियल डाटा सजेस्ट, जितना कि आधिकारिक आंकड़े बताते हैं, श्योरली कंजम्पशन शुड हैव पिक्ड अप, तो निश्चित रूप से जो है ना उपभोग यानी कि कंजम्पशन को जो है वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ा नहीं। अकॉर्डिंग टू इट्स लेटेस्ट एडिशन, अब बोल रहा है कि ये जो लेटेस्ट एडिशन ऑफ द आरबीआई का जो
आरबीआई का यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी है ऐसे, ठीक है ना, आरबीआई का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे फ्रॉम दिसंबर से जो आरबीआई का जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे आया है उसके लेटेस्ट एडिशन के अनुसार हाउस मतलब कि परिवार के लोग जो हैं या परिवार जो हैं वो मान रहे हैं इन्फ्लेशन जो है कितना रहेगा, 6.6% रहेगा। यानी कि उनका मानना है, परिवारों का मानना है कि ये इन्फ्लेशन जो है वो 6.6% है। फार क्राई वो फ्रॉम द ऑफिशियल 1.33%, जो कि आधिकारिक आंकड़े 1.33% से कहीं ज़्यादा है। एंड फेल्ट, और ये जो है मतलब कि हाउस होल्ड जो हैं वो उनको मतलब कि लगा कि दैट इट वुड एक्सेलरेट, कि यह जो है और बढ़ेगा 7.6% इन 3 मंथ्स, 3 महीनों में, एंड 8% इन अ ईयर, और एक साल में ये 8% तक बढ़ेगा। द फीलिंग, ये जो फीलिंग है क्लियरली इज दैट नॉट ओनली आर प्राइसेस राइजिंग, ये जो फीलिंग है, ये जो भावनाएं हैं इनकी हाउस होल्ड्स की, कि ये क्या फील कर रहे हैं कि ये क्या मतलब ये फील कर रहे हैं कि केवल कीमतें ही नहीं बढ़ रही है, ठीक है, नॉट ओनली आर प्राइसेस राइजिंग बट दे आर राइजिंग, बल्कि ये जो प्राइसेस हैं ये दे मतलब कि दे के लिए, प्राइसेस के लिए दे आया है, तो दे आर राइजिंग, ये जो बढ़ रहे हैं एट अ फास्टर रेट, मतलब कि तीव्र गति से बढ़ रहे हैं या तीव्र दर से बढ़ रहे हैं, फास्टर रेट से बढ़ रहे हैं। फेलिंग टू कैप्चर दिस, इस चीज को पकड़ने में असफल होने पर, इज वेयर द ऑफिशियल डाटा लेट पॉलिसी मेकर्स डाउन, वहीं जो है ये ऑफिशियल डाटा क्या करती है, पॉलिसी मेकर्स यानी नीति निर्धारकों को निराश करती है। लेट डाउन का मतलब निराश करना, वहीं पर ये ऐसा जगह है जहाँ पर आप इस चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं, इन भावनाओं में, जो कि ये 7.6% और 8% और 6.6% का इतना महंगाई दर है और इसको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो वहीं पर जो है ऑफिशियल डाटा कहाँ न कहीं पॉलिसी मेकर्स को निराश करती है। द मोस्ट बेसिक इशू, जो सबसे मतलब कि बुनियादी जो बात है, ठीक है ना, विथ एनी इन्फ्लेशन डाटा, किसी भी इन्फ्लेशन डाटा के साथ, इज दैट अ सिंगल फिगर इज एक्सपेक्टेड टू कैप्चर द वेराइटी ऑफ प्राइस चेंजेस दैट टेक प्लेस अक्रॉस द कंट्री। यानी कि ये किसी भी इन्फ्लेशन डाटा के साथ जो सबसे बुनियादी बात किया है कि कोई भी सिंगल फिगर जो है ना, एकमात्र आंकड़ा जो है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो वैरायटी ऑफ प्राइस चेंजेस, मतलब कि जो कीमतों में जो परिवर्तन होती है उसके भिन्न भिन्न स्वरूप को जो है वो पकड़ सके, उसको कैप्चर कर सके, जो प्राइस चेंजेस होते हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में। द नेशनल इन्फ्लेशन नंबर, ये जो नेशनल इन्फ्लेशन नंबर है, ठीक है ना, राष्ट्रीय या देशव्यापी कहिए, जो महंगाई आंकड़े या संख्या कहिए, एग्रीगेट्स प्राइस लेवल्स and movements from districts in Kashmir to villages in Kerala and everywhere in between for both urban and rural। तो ये नेशनल इन्फ्लेशन नंबर जो है ना, वो एग्रीगेट्स करती है, कलेक्ट्स करती है, कंबाइन करती है प्राइस लेवल्स को, ठीक है ना, और मूवमेंट्स को, कहाँ से, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स इन कश्मीर, यानी कश्मीर के जिलों से लेकर केरला में गांव तक, एंड एवरीवेयर, और वो सभी जगह जो इनके बीच पड़ते हैं, किसके लिए, फॉर बोथ अर्बन के लिए और रूरल के लिए, यानी कि शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए। नेचुरली, ठीक है, इट विल लूज नुएंसेस इन द प्रोसेस, और वास्तविकता यही है, वास्तविकता मतलब कि नेचुरली मतलब एकदम इसमें कोई ये नहीं है कि इट विल लूज नुएंसेस, ये जो है ये बारीकियां को खो देगा इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में बारीकियां को ये खो देगा, ये वास्तव में है, यानी कि नेचुरली है, इसको जो है आप इट इज़ बट नेचर, ठीक है ना। फर्दर, इसके अलावे, वाइल दिस इज़ द नेचुरल पेरिल, ये जो है नेचुरल पेरिल है, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक एक जोखिम है, मतलब कि ये ऑब्वियस जोखिम है किस चीज़ का, ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल स्टेटिस्टिक्स फॉर अ डाइवर्स कंट्री सच एज इंडिया, मतलब भारत जैसे विविध देशों के लिए
नेशनल स्टेटिस्टिक्स को इकट्ठा करना, उसको जोड़ना का एक जो नेचुरल पेरिल है, ठीक है ना। ठीक है, ये एक नेचुरल पेरिल है। पेरिल मतलब जोखिम, नेचुरल मतलब जानते ही ये क्या होता है। तो ये ऑब्वियस एक पेरिल है। तो उसके बाद क्या है, द आउटडेटेड नेचर ऑफ द सीपीआई। सीपीआई का जो ये पुराना पड़ चुका जो नेचर है, ये इस बात को और भी ज़्यादा खराब बना देता है, बदतर बना देता है। द वेटेज ऑफ द वेरियस सब सेक्टर्स इन द इंडेक्स। अभी तो कई सारे सब सेक्टर्स भी होते हैं एक सेक्टर के अंदर। तो वेटेज जो है ना वेरियस सब सेक्टर्स के, अलग अलग सब सेक्टर्स के इंडेक्स में, वर बेस्ड ऑन कंजम्पशन पैटर्न्स। वो आधारित होते हैं कंजम्पशन पैटर्न्स पर, जो कि 2012 के थे। पीपल कंज्यूम वेरी डिफरेंटली नाउ। अब जो लोग बहुत ही अलग तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। स्पेशली विशेषकर बिकॉज ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट सब्सिडीज बीइंग ऑफर्ड, क्योंकि कई सारे वेरियस अलग अलग जो केंद्रीय और राज्य सब्सिडीज़ जो हैं वो प्रदान किए जा रहे हैं। उसके वजह से पीपल यानी कि लोग जो है वो कंज्यूम जो कर रहे हैं बड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं। अब थैंकफुली, शुक्र है, ऑन February 12 यानी कि 12 फरवरी को द गवर्नमेंट विल रिलीज द जनवरी इन्फ्लेशन डाटा। मतलब कि सरकार जो है वो क्या करेगी, जनवरी के इन्फ्लेशन डाटा को रिलीज करेगी, जारी करेगी, बेस्ड ऑन द न्यू सीरीज, जो कि नए सीरीज पर आधारित होगा, जो कि 2024 का होगा, ऑफ द सीपीआई, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द न्यू सीरीज ऑफ द सीपीआई, सीपीआई के न्यू सीरीज पर होगा, जो कि 2024 के इसमें होगा, आधार वर्ष पर होगा। दिस सीरीज विल सी द बेस ईयर अपडेटेड। ये देखिए, ये सी को देखिए और यहाँ अपडेटेड को देखिए। ये जो है ना, ये आपको पॉजिटिव सेंस में लिखा हो गया है, यानी कि यह सीरीज जो है वो इस बेस ईयर को अपडेट होते हुए देखेगी, ठीक है। ये 2024 के 24 में, ठीक है ना, ये 2024 के बेस ईयर पर अपडेट होते हुए देखेगी। एंड विल इनकॉर्पोरेट, और इसमें शामिल करेगी या शामिल होगा न्यू वेट्स, अलग अलग एक नए वेट शामिल होगा, बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड कंजम्पशन, जो कि आधारित होगा घरेलू खपत पर। एक्सपेंडिचर, अच्छा, ये बेस्ड होगा किस पर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24, यानी 2023-24 का जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था उसके आधार पर, ठीक है, उस पर ही आधारित जो है नए वेट्स को शामिल करेगी। इट इज़ एन अपडेट, ये एक ऐसा अपडेट है जो बहुत ही ज़रूरी है। और सोरली का मतलब एक्सट्रीमली नीडेड। इट इज़ एन अपडेट एक्सट्रीमली या सोरली नीडेड, ठीक है। तो ये आज के एडिटोरियल से एक बात तो साफ है, आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, ये वे एक कहानी कहते हैं, लेकिन जब वो कहानी हकीकत से मेल न खाए तो बदलाव जरूरी हो जाता है। 12 फरवरी को आने वाला सीपीआई डाटा उम्मीद है कि हमारी और आपकी रसोई की असली महंगाई को सरकार के कागजों तक पहुंचा पाएगा। उम्मीद है आज का यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या देश की अर्थव्यवस्था में रुचि रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रोज़ाना द हिंदू के कठिन एडिटोरियल्स को आपके लिए आसान भाषा में ब्रेक डाउन करूं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हों तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ, नए ग्रामर टिप्स और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए। जय हिंद।